हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फ्रेंड एंड फो पढ़ रहे थे और आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ये 4 टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आइए वन बाय वन करके इसे पढ़ते हैं। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो ऑन आवर फूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ ग्रो कर रहा है? हमारे फूड पर। एंड प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम कहते हैं टॉक्सिन। क्या कहते हैं बच्चों? टॉक्सिन। अब ये जो टॉक्सिन है असल में क्या है? ये पॉइजनस है। क्या है बच्चों? ये पॉइजनस है, जहरीला है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। क्या होता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं? एंड इवन डेथ। ये क्यों होता है? अक्सर ड्यू टू ईटिंग ऑफ स्पॉइल फूड। ड्यू टू ईटिंग ऑफ स्पॉइल फूड। आई होप यहां तक क्लियर है। क्या कहा हमने कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं टॉक्सिन, जो कि पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से क्या करता है? इलनेस, हम बीमार पड़ते हैं। ईटिंग ऑफ स्पॉइल फूड, ये क्यों होता है? असल वजह क्या है कि जो हम सड़ा गला खाना है या बहुत दिन का खाना है, वो खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो बच्चों, बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। क्या कहा हमने? बैक्टीरिया, जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं बैक्टीरिया के बारे में। क्या बोला हमने? सैल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। क्या करते हैं? ये फूड को स्पॉइल करते हैं। फूड को क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं। ये स्पॉइल फूड, ठीक है। और प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन, जो कि अभी हमने पढ़ा है, जिसकी वजह से यानी कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया। क्या कॉज करते हैं? वॉमिटिंग और डायरिया। आई होप आपको फूड पॉइजनिंग क्लियर है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन यानी कि प्रिजर्व। हम अपने फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोब से। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूं कहिए माइक्रोब्स के अटैक से, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं? अपने फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस को प्रिजर्वेशन कहेंगे। और जितने भी हम यहाँ पे मेथड इस्तेमाल करेंगे, केमिकल मेथड, और हम अपने खाने को किस किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, जो जो मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे, लाइक कॉमन सॉल्ट, विनेगर, ऑयल, एडिबल ऑयल, और भी बहुत से तरह के मेथड्स अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे, जिस मेथड से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से, उसे हम उस मेथड से जितने भी हम इस्तेमाल करेंगे, उसे हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड को प्रिजर्व करना, यानी फूड को प्रिजर्व करने के प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहेंगे। यानी प्रिजर्वेशन किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किससे करेंगे प्रिजर्व? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा प्रिजर्वेशन का बच्चों? कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, इनको हम क्या कहेंगे? प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे घरेलू मेथड्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे केमिकल मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। किससे प्रिजर्व करते हैं? कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर सके, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। किससे बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से हम अपने फूड को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, उसको सेव करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे हम इस पे क्या करेंगे? मेथड्स पढ़ेंगे, बहुत से तरीके पढ़ेंगे, जिससे हमारा अलग अलग तरह के जो फूड आइटम है, अलग अलग प्रिजर्वेटिव से हम क्या कर सकते हैं? अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जितने भी हम यहाँ पे मेथड्स पढ़ेंगे, जितने भी प्रिजर्वेटिव मेथड्स पढ़ेंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रिजर्वेटिव। क्या कहलाएंगे बच्चों?
प्रिजर्वेटिव। जैसे कॉमन बहुत से प्रिजर्वेटिव है, जैसे ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गए, शुगर हो गया, etc। बहुत से प्रिजर्वेटिव है, एसिड वगैरह। जब हम अपने खाने में ये सारे प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे तो हमारा खाना क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से महफूज रहेगा, सेफ रहेगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक? आइए अब वन बाय वन करके हम अलग अलग प्रिजर्वेटिव मेथड्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव है हमारा सॉल्ट और एसिड। क्या बताया हमने कि वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव। सबका काम एक ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स के अटैक को रोकना। ठीक है, तो जब हम सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो काम तो ये होगा कि अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उससे हमें रोकना है। सबका काम यही है। लेकिन इसमें खास क्या होता है बच्चों, इसका इस्तेमाल पिकल में। किस में होता है बच्चों? पिकल यानी कि अचार में। कि आपका ये जार है, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए कि आपका ये अचार भरा हुआ है ना। अब क्या है कि ये जो पिकल आपको दिख रहा है, ठीक है, अब बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आप इसमें क्या कर सकेंगे, अटैक नहीं कर सकेंगे जब हम सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसको इसमें ऐड करेंगे। तो वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट, क्या करेगा बच्चों ये, टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों कुछ प्रिजर्वेटिव मेजर्स आपके सामने ये रहे, जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक प्रिजर्वेटिव है जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं जैम्स और स्क्वैशेस को। ठीक है, दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, तो जैसे कॉमन सॉल्ट से जैसे फिश और मीट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक, उसमें नमक लगा देते हैं तो वो लंबे समय तक उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे शुगर यानी कि जैसे जैम, जेलीज और स्क्वैशेस को हम प्रिजर्व कर सकते हैं किसके थ्रू, शुगर से। अगला है ऑयल एंड विनेगर से, जैसे हम अचार, फ्रूट, वेजिटेबल, फिश और मीट, इस मेथड यानी कि प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर से हम इन तमाम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। आई होप आपको फूड प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक भी क्लियर है। तो बच्चों अब चंद दो तीन बातें और समझ लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन के ताल्लुक से। पहला लिखा हमने हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो, ठीक है, तो भी क्या नाम है, माइक्रोब्स जो है वो मर जाएंगे। और कोल्ड ट्रीटमेंट यानी कि फ्रिज में मान लीजिए आपने कुछ खाना रख दिया, फूड आइटम रख दिया। अब क्या है कि वो जो फूड है जो आपने फ्रिज में रखा है, तो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि खाना वहाँ रखने से जो है उसकी जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ जो है बहुत ना के बराबर होती है और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ पे नहीं होती है। तो ये हो गया आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। और दूसरा है हमारा बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो बॉइलिंग है, अगर हम पानी को उबाल रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं और खाने को जो हम गर्म कर रहे हैं, तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, इनहिबिट का क्या मतलब होता है, रोकना। तो कम टेम्परेचर होता है तो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो क्या होता है, रुक जाता है। जैसे कि हमने कोल्ड ट्रीटमेंट में आपको बताया फ्रिज के एग्जांपल से। तो आई होप बच्चों आपको जो फूड प्रिजर्वेशन वाला जो टॉपिक था वो अब क्लियर है। तो बच्चों लगे हाथ हम पेस्चराइजेशन टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। पेस्चराइज्ड मिल्क को हम कंज्यूम कर सकते हैं बिना बॉईल किए हुए। क्यों? क्योंकि ये फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। क्लियर? होता क्या है कि जो दूध है उसको हम हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए। देन यानी कि सडनली फिर क्या करेंगे, उसको चिल्ड करेंगे और इसे स्टोर कर लेंगे। तो ऐसे दूध जो होते हैं, जो ऐसे पेस्चराइज्ड मिल्क जो होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, जिनका हम बिना बॉयल करे भी यूज कर सकते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होगा कि जो माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, वो बंद हो जाएगा, उससे हम बच सकते हैं। इस प्रोसेस के जो डिस्कवरर है, जो साइंटिस्ट है, वो कौन है, लुइस पैस्चर। नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैस्चर। तो इसके जो डिस्कवरर है, यानी जिन्होंने डिस्कवर किया वो कौन है,
लुईस पैस्चर। इसलिए इस प्रोसेस का क्या नाम पड़ गया? पेस्चराइजेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस का क्या नाम पड़ गया बच्चों? पेस्चराइजेशन। आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे आपने देखा होगा कि एयर टाइट सील्ड पैकेट में जैसे सब्जियां हो गए, फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसको पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हार्मफुल माइक्रोब जो है उस पर अटैक ना कर सके। आई होप बच्चों आपको ये पेस्चराइजेशन टॉपिक भी क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या, आइए से समझते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। सिंपल, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि इस काम को करते हैं, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। उस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। पूरा हम क्या बोलते हैं उन्हें? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्लियर? इन शॉर्ट इन्हें हम बीएनएफ भी कहते हैं। और हमने क्या कहा कि बैक्टीरिया है। क्या है बच्चों? वो बैक्टीरिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया में लाइक साइनोबैक्टीरिया है। क्या बच्चों? साइनोबैक्टीरिया है, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारे पास है राइजोबियम। क्या है बच्चों? राइजोबियम। तो ये बैक्टीरिया जो हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में, इसलिए हम इन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्लियर यहां तक? आप समझिए कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो भी जो प्लांट है हमारा ये, उसके अंदर जो रूट वगैरह है ना, तो छोटे छोटे ये माइक्रोब्स के जो सेल होते हैं ना, तो वो वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मौजूद होते हैं जो कि सॉइल में भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में टोटल 78% नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, अब ये होता क्या है ये प्रोसेस में, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जानेंगे नाइट्रोजन साइकिल में, कि एटमॉस्फेयर से सॉइल में आना, फिर सॉइल से एटमॉस्फेयर में जाना, ये पे एक पूरा साइकिल है, इसलिए हम उन्हें नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स होता है इसलिए वो नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। अब जो ये राइजोबियम जो है, यहाँ पे क्या रूट नोड्यूल्स में, कहा है बच्चों? रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट। जो लिग्यूम प्लांट होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट जैसे पल्स वगैरह हो गए, दाल वगैरह, तो उसमें यानी कि उसके रूट नोड्यूल में ये राइजोबियम पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन, जो कि क्या है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। बच्चों सिंपल आप ये समझिए कि एटमॉस्फेयर में, क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करें तो हमें मालूम है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ये बात हमें मालूम है। क्लियर? अब हमने बताया कि बैक्टीरिया के थ्रू, क्या बैक्टीरिया के थ्रू ये फिक्सेशन भी हो रहा है, जैसा भी हमने राइजोबियम के बारे में आपको बताया। ठीक है, और एक प्रोसेस होता है लाइटनिंग। क्या होता है बच्चों? बिजली कड़कना, लाइटनिंग, तो इसके द्वारा भी ये फिक्सेशन होता है। ठीक है, ये रहा। क्लियर यहां तक? अब ये एटमॉस्फेयर में है, अब ये जाएंगे बच्चों कहां पर? सॉइल में। कहां जाएंगे? सॉइल में जाएंगे, और ये जो नाइट्रोजन जो जा रहा है वो नाइट्राइट्स, नाइट्रेट जैसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है कहां पे बच्चों? इन सॉइल, इन सॉइल। अब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर से, क्या बच्चों? एटमॉस्फेयर से अब बात आ गई सॉइल में। ठीक है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन था वो आ गया सॉइल में। ठीक है, तो आधा साइकिल तो चल गया। आगे जो ये कंपाउंड है अब सॉइल में है, तो रूट के थ्रू प्लांट उसको यूज करेगा। क्या यूज करेगा बच्चों? प्लांट उन्हें यूज करेगा।
ठीक है। अब इसी प्लांट को एनिमल भी खाएंगे, इसी प्लांट को क्या होगा, एनिमल खाएंगे। अब क्या होगा कि जो एनिमल है, जो उसका एक्सक्रीटा यानी कि जो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीट करेगा और प्लांट भी एक अपने टाइम पे आने के बाद क्या होगा, वो मर जाएगा। तो ये जो है फिर से क्या होगा, जो डेथ हो गया प्लांट और जिसका एक्सक्रीटा है, ये फिर से कहाँ चला जाएगा बच्चों, सॉइल में। कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। इसके बाद क्या होगा कि यही जो है, जो सॉइल में चला गया अब यहाँ से फिर ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। सॉइल में चला गया, अब कहाँ जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में फिर दोबारा जाएगा। तो एक बार तो एटमॉस्फेयर से सॉइल में आएगा, दोबारा सॉइल से वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, तभी कंप्लीट साइकिल कहलाएगा। तो नाइट्रोजन का हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ही फिक्स हो रहा है कि पहले एटमॉस्फेयर से सॉइल में, फिर सॉइल से एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसलिए इस साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। दो बात यहाँ खास के ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन सॉइल की तरफ आ रहा है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से सॉइल की तरफ, क्या बोला हमने कि एटमॉस्फेयर से अगर सॉइल की तरफ, पहला प्रोसेस, ठीक है, सॉइल की तरफ आया नाइट्रोजन, तो क्या हो रहा है कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट जैसे कंपाउंड में वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, यही लिख देता हूं, क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्लियर। अब सॉइल से वापस फिर नाइट्रोजन चला गया एटमॉस्फेयर में, तो वापस हो गया, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर यहां तक। जब एटमॉस्फेयर से सॉइल में गया तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं नाइट्रिफिकेशन, और जब सॉइल से क्या हुआ, जब सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर पे चला गया तो उन्हें हम क्या कह रहे हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर बता दूं, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन 78% है। अच्छा, ये अनचेंज्ड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस साइकिल में कुछ बढ़ जाएगा, घट जाएगा। जितना एटमॉस्फेयर में वो 78% नाइट्रोजन है, वो उतना का उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो उतना का उतना परसेंट कंस्टिट्यूएंट्स रहेगा। अब क्या कि जब, यानी कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, वो बैक्टीरिया और लाइटनिंग के द्वारा क्या होगा, फिक्स होगा, वो सॉइल में जाएगा, और नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइट, नाइट्रेट जैसे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। सॉइल में जाने के बाद अब वो सॉइल में क्या है कि वो प्लांट वगैरह उसको इस्तेमाल करेंगे, प्लांट को एनिमल खा लेगा, तो प्लांट भी अपने टाइम पाने के बाद जब वो खत्म हो जाएगा, और एनिमल का जो एक्सक्रीट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब फिर सॉइल में मिल जाएंगे। फिर सॉइल से लेकर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में दोबारा वो नाइट्रोजन पहुंचेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, और आने वाले प्रोसेस यानी एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाने को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल सिंपल वे में बताया हूं और आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।